हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे चैप्टर के टॉपिक्स यहीं से कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टा पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया ही हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जो कि है क्लास 11 ESP। ये आप सर्च मारेंगे तो आप यहाँ पे जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो देख पाएंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.eklavyastudypoint.com। वहाँ पे भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, नोट्स सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि एक ऐसी बुक होती है जिस किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स या फिर कुछ रूल्स लिखे होते हैं। रूल बुक होती है एक तरीके से कंट्री को कैसे रन करना है। ठीक है, कोई भी जो स्टेट होता है, कोई भी कंट्री होती है, उसको कैसे गवर्न करना है वो लिखा होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, और इससे क्या पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली दिया होता है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उसमें किसके पास क्या पावर होगी। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, लेजिस्लेचर होता है जो रूल्स वगैरह बनाता है, एग्जीक्यूटिव होता है जो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, जुडिशरी होती है जो अगर कोई रूल्स को वायलेट करता है तो उसका काम करती है कि भाई उसको क्या पनिशमेंट देनी है। तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो इसमें लेजिस्लेचर के पास क्या पावर होगी, एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर होगी, जुडिशरी के पास क्या पावर होगी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली पता चलता है। इसके अलावा जितने भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है, क्योंकि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे। इसके अलावा भाई हमारे कंट्री के अंदर क्या प्रोसीजर होगा लॉ मेकिंग का, कैसे भाई वो मतलब कैसे लॉ बनते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। इसके अलावा जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं या डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं, जिस देश में डेमोक्रेसी होती है उस पर क्या होता है कि भाई लोग अगर उस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है और उनका अगर खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो बहुत अच्छा होता है। इससे क्या है, गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन मिल जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हमें काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्या है, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे बनाया गया था? तो ये बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है, एक असेंबली थी जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स थे ऑल ओवर इंडिया से, और वहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना था कि भाई किस तरीके से होगा। ठीक है, जो एक ड्राफ्ट बनता है फाइनलाइज करने से पहले, तो उस कमेटी के जो मेन चेयरमैन है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, और उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, डिबेट एंड डिस्कशंस। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से नहीं बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत टाइम लगा, बहुत डिबेट्स हुई, क्या इसमें डालना है, कौन सा लॉ ऐसा है जो इसमें होना चाहिए, कौन सा प्रोविज़न है जो नहीं होना चाहिए। तो लगभग 11 सेशन हुए ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल तक, 11 महीने तक, 18 दिनों तक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस डिबेट्स चली और डिस्कशंस हुए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। फिर फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। ये 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन की। फाइनली इसे ही अब हम आगे जो है भाई वो मतलब इफेक्ट में लाने वाले हैं, और फाइनली 26 ऑफ जनवरी 1950 को हम इसको इफेक्ट में लेकर आए, और इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो प्रीएम्बल दी होती है, उसमें सारे सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो 2-3 पेज आगे जाकर आपको एक पेज दिखेगा आपकी हर बुक में एनसीईआरटी की, जिस पे लिखा होगा प्रीएम्बल। ठीक है, और वो जब आप पढ़ोगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो डार्क करके भी दी होंगी। आप अगर उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को जरूर देखना। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, प्रीएम्बल को जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको
पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में। एक तो जस्टिस डार्क करके एक वर्ड दिया होगा कि हमारे कंट्री में सोशल जस्टिस है, यानी कि सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं उन सबको जस्टिस मिलेगा। इकोनॉमिकली जस्टिस मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है इकोनॉमिक बेसिस पर, किसी को कम पैसे मिल रहे हैं उसी काम के किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, ये चीज़ नहीं होगी। पॉलिटिकल इनजस्टिस नहीं होगा, भाई सभी को पॉलिटिकल राइट्स होंगे। लिबर्टी एक वर्ड है जो हाईलाइट करके दिया है इसी प्रीएम्बल में, जब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे तो लिबर्टी के अंदर ये है कि हमें फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट। आप कुछ भी अपने विचार थॉट्स बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीव फेथ वर्शिप, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इक्वालिटी एक वर्ड है जो हाईलाइट करके दिया होता है, यानी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और किसी के साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। फ्रेटर्निटी, यानी कि भाई जितने भी लोग हैं वो एक यूनिटी के साथ देश में रहेंगे, ठीक है, भाईचारे के साथ रहेंगे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेनली बताता है। व्हाट आर दी की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत होते हैं लेकिन रिटन वाले जितने भी हैं उनमें से हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्ग है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल और यूनिटरी दोनों स्टेट, जो मतलब दोनों तरीके की जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में बताया गया है। देखो है क्या कि भाई हमारे यहाँ पे फेडरल कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक आपकी यूनियन गवर्नमेंट होती है, ठीक है, या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है, फेडरलिज्म आ गया ना यहाँ पे कि आप पावर को शेयर कर रहे हो। लेकिन वहीं कहीं कहीं पे यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए, या बहुत सारे लॉज बनाने में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, और इमरजेंसी के टाइम तो और ज़्यादा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो फेडरल और यूनिटरी दोनों के कुछ कुछ फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलेगी। मींस जहाँ पे प्रेसिडेंट और मतलब प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, और प्रेसिडेंट नाम का होता है। तो हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होगी, ठीक है, वो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी गवर्नमेंट की। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, तो पावर का सेपरेशन क्लियरली है भाई। देखो कोई भी देश के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 मतलब ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। तो इन तीनों में कैसे पावर सेपरेट होगी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। फिर है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है। और इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या होता है, देखो भाई हर किसी को एक तो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, वो क्या है, उसकी गारंटी है कि अगर कोई मान लो आपका राइट टू लिबर्टी है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप मतलब राइट टू इक्वालिटी है, ये चीज़ की गारंटी है। अगर कुछ भी होता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में अपने लिए। लेकिन आप अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये हर स्टेट कुछ पॉलिसीज बनाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, अपने स्टेट के लोगों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाना वेलफेयर के लिए, वो आपका डीपीएसपी कहलाता है। अब हर स्टेट अलग अलग पॉलिसीज बनाता है, हो सकता है कोई जल्दी बनाए कोई बाद में बनाए, तो इसमें आपकी कोई गारंटी नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जस्टिसेबल नहीं है, गारंटी नहीं होती इसकी, ये चीज़ आप याद रखना। लेट्स मूव अहेड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोइंग का बैग है, यानी कि हमने इसके प्रोविजंस अलग अलग कंट्रीज से बोरो किए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आता है यहाँ पे हमारा सोर्सेस की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस तो हमने बहुत सारी कंट्रीज से भाई लिया है कुछ ना कुछ, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, कनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने अलग अलग जगहों से कुछ ना कुछ प्रोविजंस ऐड किए हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो, 1935 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, ब्रिटेन का रूल था। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो एक्ट बनाया गया था 1935 में, उस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस को हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर
जैसे पावर का जो डिवीजन है वो उस टाइम पे भी था 1935 में, तो वो चीज़ें हमने एज इट इज़ ली। इसके अलावा गवर्नर होता था भाई उस टाइम पे भी, गवर्नर आज के टाइम पे भी होता है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, अगर देश के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वो प्रोविजंस भी हमने लिए एज इट इज़। पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा यूपीएससी होता है, ठीक है, जहाँ से आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, ये वाला प्रोविजन भी हमने ब्यूरोक्रेसी वाला भी इन्हीं से ही लिया था। फिर आता है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, वहां से हमने क्या लिया है देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे यहाँ पे पीएम के पास ज्यादा पावर होती है ना, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा बाय कैमरलिज्म होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, तो ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो रूल्स हैं वो सबके लिए इक्वल होंगे, चाहे कोई सेलिब्रिटी है चाहे कोई कॉमनर है, सबके लिए रूल्स इक्वल होंगे। इसके अलावा होता है जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, जो लॉज बनते हैं, उसका प्रोसेस पूरा हमने ब्रिटेन के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, जो आज हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, ठीक है, जुडिशरी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वो चीज़ हमने इनसे ही ली है। जुडिशियल रिव्यू, कि भाई अगर जुडिशरी को लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो उसको रिव्यू करके डिसीजन चेंज करना चाहिए या दोबारा सोचना चाहिए, तो वो वाला भी प्रोविज़न यूएस से आया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने वाला जो प्रोसीजर है वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो भाई ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, वो रिटन नहीं है, वो ओरल है या वर्बल है, और हमारा जो है वो रिटन है। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो सिस्टम है, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से ही लिया है। अब बात करते हैं आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं, यानी कि वो पॉलिसीज जो हर स्टेट अपने वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए बनाता है। इसके अलावा जो राज्यसभा के अंदर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है अलग अलग फील्ड से, वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। फिर इसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरलिज्म लिया है, यानी कि पावर की शेयरिंग। मान लो ये पावर है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होगी पावर, और पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होगी, लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी। फिर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि देखो एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट। अब इसमें डिफरेंस समझो, स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक्स होते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और सेंट्रल लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, ये वो लिस्ट होती है जहां पे स्टेट और गवर्नमेंट मिलकर लॉज बनाते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाती है। इसके अलावा हर स्टेट आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकता है, तो ये भी हमने इन्हीं से ही लिया था। भाई कोई भी स्टेट है, महाराष्ट्र गुजरात के साथ ट्रेड कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। फिर है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी पावर्स ली हैं कि मान लो कभी कभी क्या होता है, जब देश पे इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे जो राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो ये राइट सस्पेंड करने वाला काम हमने जर्मनी से ही लिया है। फिर है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने देखो अमेंडमेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बदलाव करना, तो अगर हमें लगता है टाइम के अकॉर्डिंग कोई प्रोविजन चेंज करना है, उसमें कोई बदलाव लाना है, तो वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है। फिर है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, तो वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रोविजन लिया है। फिर आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन वर्ड जो हमारी प्रीएम्बल के अंदर भी हैं, ठीक है, प्रीएम्बल में भी हैं, ये हमने फ्रांस वाले कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फिर इसके बाद है, अगर आप आगे बढ़ोगे तो चैप्टर में से अगर आप बोरोइंग वाला क्वेश्चन कर लो, फीचर्स कर लो, ऑब्जेक्टिव्स कर लो, जो मैंने आपको मेन जो करवाए हैं यहाँ से ही आपके पेपर में आएंगे, और आपके लगभग सारे टॉपिक कवर मैंने करवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।